वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी वसारी है। ब्रेक से पहले, न्यूज़ ब्रेक से पहले जिस तरीके से इंडिया से हमारे साथ लाइव थे इंडियन एंकर आयुष सूर्यवंशी और उनकी को होस्ट जो थी आयुषी शेखावत, और उनके पैनल में मौजूद इंडियन जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा जी साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर प्रवीण कुमार मौजूद थे, और उनके जो कोच हैं जवाला सिंह वो हमारे साथ मौजूद थे। तो अभी ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वसीम बारी साहब मौजूद थे और साथ ही उनके अगर बात की जाए पीजे मीर साहब की, तो उनका बड़ा तज्जिया जो था वो इंडियन को पसंद आया है और बार बार सवाल वो उन्हीं से किए जा रहे थे। लेकिन अभी ट्रांसमिशन में हमारे साथ इस वक्त साबिक कप्तान सरफराज नवाज साहब भी मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, दीगर लोग भी साथ ही जुड़ जाएंगे। दुबई क्रिकेट स्टेडियम का हवाल भी आप तक पहुंचाएंगे और पाकिस्तान में जो गहमा गहमी हो रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। रमीन, आप काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है यासिर। सरफराज साहब, अब बिल्कुल दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि थोड़ी देर में अब टॉस होगा और उसके बाद 2 बजे मैच शुरू हो जाना है। हम बात कर रहे थे ज़ाहिर है पाकिस्तान की वीकनेसेस के ऊपर भी, स्ट्रेंथ्स के ऊपर भी। अब आकिब जावेद साहब की एक स्टेटमेंट मैंने देखी कल, वो बता रहे थे ये कि उनसे जब सवाल पूछा गया स्पिन के हवाले से कि स्पिन अटैक आप लेके नहीं गए, तो उस पर उन्होंने एक जस्टिफिकेशन ये दी कि भाई हम जो दूसरे कर रहे हैं हम वो क्यों करें, अगर दूसरे टीम में स्पिनर्स लेके गए हैं, हमारी स्ट्रेंथ पेस अटैक है, हमने तो उसी पर खेलना है। फिर उन्होंने 90s का हवाला दिया। तो आप समझते हैं कि जो एक पेस अटैक 90s में था वो ज़ाहिर उस तरीके की तो नहीं हमें नज़र आती कारकर्दगी, हमें मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज नज़र नहीं आती पेस अटैक में, तो उनकी जस्टिफिकेशन ठीक थी? देखें, उस वक्त तो अब आकिब जवेद को ये बताना चाहिए ना कि उस वक्त हम गेम को कुछ करते थे, और ये अब्दुल कादर का भी बयान था जिसकी वजह से एक चैनल ने उसको बैन कर दिया कुछ देर के लिए। तो ये गेम को जो कुछ करते रहे हैं, उसके बाद रिवर्स स्विंग शुरू से शुरू हो जाती थी। अब देखें, अंपायर 2 गेंद लागे हैं और अंपायर के पास हर ओवर के बाद गेंद जाता है, वो देखा गेंद को, किसी ने कोई अपना गोजिंग तो नहीं की। तो एक तो ये चीज थी जिसकी वजह से फास्ट बॉलर ज्यादा इफेक्टिव थे। अब ये चीजें खत्म हो गई हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उन नया गेंद तो चलो 3-4 ओवर आप कर लेंगे, फिर सेमी न्यू बॉल जो है उसको रिवर्स स्विंग या जो भी स्विंग करने में कोई इनके पास महारत है ही नहीं। वहाँ इनको लाइन और लेंथ करनी पड़ती है। जो पाकिस्तान के बॉलर एक गेंद ओवर में अच्छा कर लेते हैं, बाकी 4 गेंद कोई इधर कोई उधर, कोई चौके की सूरत में बॉल करते हैं। तो उसके बाद ये यॉर्कर जो है ना, ये मैं हैरान हूँ कि यॉर्कर ये कराते ही नहीं। डाइंग आज में भी ये आप देखें कि गेंद को ऐसे बॉलिंग करते हैं जहाँ बड़ी इनको मार पड़ती है, वहाँ यॉर्कर करने चाहिए, लाइन और लेंथ रखनी चाहिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फील्ड वो बॉलिंग करनी चाहिए। तो मैं ये देखता हूँ कि इनको आकिब जवेद है, वहाँ अजहर महमूद है, ये तो इनको बताना चाहिए था ना। दोनों फास्ट बॉलर हैं और तजर्बाकार भी हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो ये बताना चाहिए था कि फास्ट बॉलर को। लेकिन दूसरा वो जो कहता है जी कि जो लोग दूसरे करते हैं हम वो वैसे हम क्यों ना करें, तो ये मैं कहूँगा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और ये जो नहीं, एक सेकंड, स्पिन का जाना जरूरी है। देखें, अब जो आकिब जवेद ने बात की है, ये समझता है कि तमाम दूसरी टीमें पागलपुना कर रही हैं कि 3-3 स्पिनर खिला रहे हैं हर मैच में। तो अब या तो वो पागल हैं या हम बेवकूफ है कि हम ये तो नहीं। असल बात तो ये है ना, सारी दुनिया रो रही है कि हम एक स्पिनर के साथ गए हैं और 4-5 फास्ट बॉलर हैं, और फास्ट बॉलर को जिस तरह मार पड़ी है। कल भी आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ने जैसे फास्ट बॉलर की धुलाई की है और उसके बाद इंग्लैंड ने भी धुलाई की है। तो ये स्पिन अटैक आपका मैं कहूँगा कि होना जरूरी था, और आपके पास साजिद है, आपके पास नुमान है, इन दोनों का होना जरूरी था। या इन दोनों में से एक सुफियान को भी आप रख सकते थे मिस्ट्री बॉलर, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो अब आप देखें कि आपके पास वैरायटी नहीं है। मिडल में आके आप जो बॉलिंग करते हैं वैरायटी आपके पास होनी चाहिए। तो अब देखें क्या होता है, अल्लाह करे। तो हमें विकेट्स ही नहीं मिल रही ना, मिडल में तो हमें विकेट्स ही नहीं मिल रही, इतना लंबा एक गैप आ जाता है, लैग करता है, शुरू में 2-3 विकेटें निकालते हैं, उसके दूसरा ये है कि हमारे जो फास्ट बॉलर है इनकी स्पीडें कम हो गई हैं। पहले देखें, अफरीदी शहनशाह जो था इसकी 145 और इसका गेंद रिवर्स जैसे दोनों तरफ स्विंग होता था,
इंडियन बैट्समैन खेल ही नहीं सके। आप वैसे वैसे कप्तान जी स्पीडें कम नहीं हुई, स्पीडें वैसे तेज हो गई हैं, क्योंकि अब वो बॉल पकड़ने को तो जाना नहीं पड़ता, वो बाउंड्री के पार जाती है, फौरी अगली बॉल मिल जाती है, तो स्पीडें कहाँ पे तेज होनी है, कम होनी है, स्पीडें तो तेज आउट ऑफ होनी है। प्रैक्टिस। स्विंग भी खत्म हो गई है ना। पहले तो देखे अफरीदी के 3-4 और पहले ओवर होते थे, बड़ी रिवर्स स्विंग, और बैट्समैन को बड़ी मुश्किल पड़ती थी पहले 3 ओवरों में। तो अब तो वो देखें कोई ऐसी मुश्किल पड़ती नहीं है। जब आप जोर लगाएंगे तो गेंद स्विंग होगा, नया गेंद। अगर आप दूसरी तरफ आप देखें, जो आपका ये अपना इसकी भी इंजरी, शोल्डर इंजरी हुई थी नसीम शाह की, उसके बाद इसकी स्पीड भी 145 से 137 के करीब आ गई है। और इसका अब इसकी टेंडेंसी जो है, ये ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद करता। इसको चाहिए कि विद इन दी स्टंप्स करे, और इसका गेंद जो आउट स्विंग होता है बैट्समैन को काफी मुश्किल पड़ सकती है। अगर ये मिडल स्टंप से स्विंग करवाए तो बैट्समैन को खेलना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप बॉलिंग करते रहेंगे तो बैट्समैन को तो फिर समझ आ जाती है कि गेंद बाहर निकल गया है, और उतने में वो फिर एडजस्ट भी हो जाता है 2-1 ओवर खेल के। तो ये मैं कहूँगा कि इनको ये करना चाहिए। उसके बाद आपका ये जो तीसरा फास्ट बॉलर है राउफ, ही इज क्वाइट ठीक, और ये एक ब्रेक थ्रू जरूर करता है आके शुरू ओवरों में। तो लेकिन आखिरी ओवरों में ये मैं कहूँगा कि ये इनको जो करना चाहिए, वो जो इनकी मार पड़ती है वहाँ पे कुछ होना चाहिए। ठीक, और मैं कप्तान जी आपकी तरफ वापस आता हूँ। चंद्रशेखर लुथरा जी, ब्रेक से पहले इंडियन जो भारत 24 है उसके स्टूडियो से हमें जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो चंद्रशेखर लुथरा जी वहाँ से उठ चुके हैं। चंद्रशेखर लुथरा जी, बहुत शुक्रिया, आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। अब पता नहीं कहाँ पे आप वो तेज़ी की बात कर रहे थे, सरफराज नवाज साहब कहते हैं जी तेज़ी बहुत है हमारे क्रिकेटर्स के अंदर, ये तेज़ी पहले नज़र आती थी अब नज़र नहीं आ रही। तो सर दोबारा से जुड़ने पे आपका शुक्रिया। सर अभी की डेवलपमेंट अगर क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात भी कर रहे थे और हमने जो पूरी डिस्कशन की है, आपके पैनल ने भी की है, आप अखज़ क्या करते हैं इससे कि आज जो है, चले 2 घंटे पहले की कैफियत और होती हैं, फिर रफ्ता रफ्ता कैफियत तब्दील होती जाती हैं। आप समझते हैं कि कैफियत तब्दील हो सकती हैं, या फिर ऑन पेपर जो चीज़ है पॉजिटिव नेगेटिव वही चीज़ें हैं और वही सामने आएंगी? बहुत कुछ चेंज होता है। एक एटमॉस्फेयर जब आप ग्राउंड में जाते हैं, थोड़े कैचिंग कर रहे हैं, थोड़ा भाग दौड़ कर रहे हैं, तो जिस तरह की ऑडियंस को देखते हैं, और कह रहे हैं ना कि स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर करीब 1.5 लाख लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की, या ऑनलाइन टिकट्स के लिए बहुत सी मारामारी है। मैं माजरत चाहता हूँ, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो सरफराज नवाज साहब को बतानी है। सरफराज नवाज साहब, आप तेजियों की बात करते हैं, हमारे नौजवानों में नहीं है। चंद्रशेखर जी को देखें सर, अभी आधा घंटा पहले कपड़े और पहने हुए थे, अब उन्होंने चेंज भी कर लिए। ये होती हैं तेजियां, हमारे बॉलर्स को सीखना चाहिए। चंद्रशेखर साहब इंस्पिरेशन। देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है। मैंने कहा ना, कल रात को थोड़ी ठंड थी, आज सुबह उठे तो थोड़ा एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, लेकिन फिलहाल जो कहते हैं कि थोड़ी गर्मी बढ़ती जा रही है, और इस वजह से थोड़ा शायद वो जैकेट वगैरह उतारनी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन मैंने कहा जिस तरह का देखिए एटमॉस्फेयर है, आपको उस एटमॉस्फेयर की वजह से भी आपकी एडाप्टेशन डिफरेंट हो जाती है। आप अंदर ग्राउंड के अंदर जाते हैं, आपको डिफरेंट फीलिंग आती है। कुछ लोग थोड़ा डिप्रेशन में आते हैं, कुछ लोग अपने आप को निखारते हैं। जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, बाबर आजम हो, या कोई भी बड़ा प्लेयर है, वो अपने आप को निखारता है। वो कहता है जितना मुझे बू करोगे, जितना मुझे तालियां बजाओगे, या जितना भी मेरे अगेंस्ट या फेवर कुछ भी कीजिए, मैं आई एम गोइंग टू एक्सेल माय माय गेम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन अभी भी मुझे जो लगता है, जितना मेरे एक दो जो मेरे जर्नलिस्ट भाई लोग हैं यहाँ से गए हुए, उनसे बात हुई, शाम का ब्रीज फैक्टर है, जो कल कोई बता भी रहा था, शायद सरफराज साहब बता रहे थे, शाम का ब्रीज फैक्टर है। आपका टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो ग्राउंड है, जिस तरह से बात कर रहे हैं लोग, जिस तरह का ये कराची या ये कल जो लाहौर में गेम दिखी कि इतने बड़े रन चेज कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड जैसी टीम को मार दिया, मुझे लगता है कि ये गेम 300 तक नहीं पहुंचने वाली है। हम बार बार बात कर रहे थे 300 की, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हाई प्रेशर गेम होगा। 260 270 के आसपास में भी हो सकता है कि ये गेम सेटल हो। और वैसे कहते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट हो, मैं तो हमेशा से ये मानता हूँ, अच्छा क्रिकेट हो, जीत हार तो ऊपर वाला करता ही जाएगा।
ठीक है, शेखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम विजुअल भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि ज़ाहिर है एक फेस्टिविटी भी नज़र आती है हमें। ये टीम्स हैं जो पहुंची हैं अब से कुछ देर पहले, पाकिस्तानी टीम दुबई स्टेडियम में, जहां पर आज का मैच खेला जाना है। आर्च राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, और इन दोनों के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का आज बड़ा टाकरा होने जा रहा है। टीम्स की तैयारी मुकम्मल है। ज़ाहिर है एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल हमें प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि हम एक मैच अपना हार चुके हैं जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। इंडिया को इस वक्त ज़ाहिर एक बढ़तरी हासिल है, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को हराया और अच्छी फॉर्म में नज़र आई। हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर साहब भी और सरफराज नवाज साहब भी। चंद्रशेखर साहब, हम इंडियन साइड की भी बात करें, ज़ाहिर स्ट्रेंथ्स नज़र आ रही हैं, एक वाज़ेह बढ़तरी तो आती है नज़र। विराट कोहली के हवाले से हम इससे पहले भी बात कर रहे थे। अब उसमें एक चीज़ नज़र आती है कि विराट कोहली के जो हम कंसिस्टेंटली पीछे से मैचेस देखें ना, उनके जो 5 डिसमिल्स लास्ट, वो सारे लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट हैं। अब अबरार अहमद, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स वैसे तो हमारे पास ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, बट कुड अबरार भी चैलेंजिंग फॉर विराट? देखिए, अबरार का तो मैं ये कहूंगा, मैंने जितना पहले मैच में देखा मुझे बहुत इंप्रेसिव तो नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, विराट कोहली को प्रॉब्लम चल रही है। विराट कोहली पेसर्स के अगेंस्ट में भी कुछ स्लिप कॉर्नर में कैच पकड़ा रहे हैं, लेग स्पिनर्स पे भी आउट हो रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम चल रही है। अब दूसरा एक जो फैक्टर, ठीक है, पाकिस्तान टीम ऑन पेपर्स कमजोर है, पाकिस्तान की टीम में उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है, पेसर्स अच्छा नहीं कर रहे, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि जो बेस्ट डे होता है, जो एक अंडर प्रेशर वाला डे होता है, प्रेशर कुकर सिचुएशन होती है, उसमें एक्सेल वो करता है जिसके, जो कहते हैं ना, पेट में आग होती है, जिसके बेली में फायर होती है। और वो फायर हमने थोड़ी सी जगा दी है, ज्यादा भी पाकिस्तान की। हमारी टीम वहां नहीं आ रही, हमारी टीम लोगो कंट्रोवर्सी में है। हमारी टीम जो कहते हैं ना, वी आर रबिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ पाक एवरी टाइम। तो कहीं ना कहीं उस आग का यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी प्योरली आपकी टीम के लिए मैं कहूं, तो उनको अपनी गेम को रेज करना पड़ेगा, उनको उस लेवल तक आना पड़ेगा जहां पर वो विराट कोहली को भी तंग करे और शुरू की जो विकेट्स हैं वो निकाल लें। हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, अगर चल पड़ी ना तो मैं आपको बता रहा हूँ 260-70 छोड़िए 325-27 और 350 भी टिका देंगे। ये खतरनाक प्लेयर्स हैं, इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भी जो ड्रेसिंग रूम है वो मुझे एक नहीं नजर आता, थोड़ा डिवाइडेड हाउस वहां भी नजर आता है। एंड ऑल थैंक्स टू आवर चीफ कोच, जो कि क्रिकेटर टर्न पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन टर्न ये थैंक्स चंद्रशेखर जी। हम इसके अगर नतायज हमारे हक में रहे तो ये तो शुक्रिया हम आपका करेंगे ना। देखिए, शुक्रिया तो ठीक है, सब चलेगा, लेकिन देखिए फाइनली हर आदमी हर कंट्री का चाहता है कि उसी की टीम जीते। मैं तो प्रे यही करूंगा इंडिया जीते, लेकिन मैं ये भी प्रे जरूर करूंगा कि बेस्ट क्रिकेट सामने देखने को मिले। अच्छा क्रिकेट अगर अच्छी होगी, क्लोज होगी, लास्ट ओवर में डिसाइड होगी, कोई भी जीते मुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं चंद्रशेखर जी आपकी तरफ आता हूँ वापस। सरफराज नवाज साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि टीम वहां भी झेलिन दिखाई नहीं देती, ये जो पॉलिटिक्स होती है, जो सियासत खेल के अंदर आ जाती है, इस पे ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है? यानी लॉबीज बन जाती हैं, आपको बारहा ऐसे मौके देखने को मिलते हैं कि पता चलेगा ये फलां की लॉबी है, ये फलां की लॉबी है, इसको इसने इंजेक्ट किया है, इसने इसको इंजेक्ट किया है, ये पर्ची की आवाजें, फेवरेटिज्म, तो ये कैसे खत्म हो सकता है? देखें, ये तो अब सिलेक्टर के ऊपर है ना। अब आपके सिलेक्टर देखें, आकब जुबैर साहब हैं, काफी सीनियर हैं और काफी सालों से इन्होंने क्रिकेट छोड़ी हुई है, ये तो ठीक है। अब इसके आगे असद शफीकी ने क्या बोलना है? वो जो आकब जुबैर कहेगा तो वो आगे से बोलेगा ही नहीं। अजहर अली है, वो भी क्या बोलेगा? रिसेंट प्लेयर हैं ये इन्हीं प्लेयरों से खेलते रहे हैं, इनमें आपस में एक दूसरे का कोई शर्म या भी है या नहीं है, इस तरह की कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होगी। तो ये, और एक इनके पास एनालिस्ट है, ये आपकी सिलेक्शन कमेटी है। देखें, आकब जुबैर को रखा है, उसके लेवल के दूसरे अगर सिलेक्टर हों तो एक दूसरे पे आंखों पे आंखें डाल के बात कर सकती हैं और जवाब दे सकती हैं वापस कि ये नहीं, ये हमें इसकी परफॉर्मेंस ये है वो है। तो ये एक तो सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल डमी सी है आकब जुबैर के सामने। तो एक तो ये मेरा ख्याल है कि चीजें नहीं होनी चाहिए, लेवल के सिलेक्टर होने चाहिए। दूसरा फिर ये मैं कहूँगा कि जो पर्ची मास्टर है, अब आप देखें, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कराची की पर्ची असद शफीक, सॉरी ये अपना साउथ है, कराची की पर्ची
मैं लगता है ये- कप्तान जी गलत साइड पे ले गए गलत हो साइड हमको। पे लेंगे दिल के भपोले फूट रहे हैं अब सरफराज साहब पची मास्टर तो हर जगह होते हैं। उसके बाद ये आपके पास ये जो दूसरा है फ़हीम अशरफ, ये अब इसको तो मैच खेल मिलना ही नहीं कोई। उसके बाद फिर आपने जो चलें। उस्मान ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट उस्मान पॉइंट्स को- बताए सरफराज साहब आपने, जो कि लॉबिंग और पोलिटिसाइज जिस तरह से कर दिया जाता है उसको खत्म कर सकते हैं। चंद्रशेखर लुथरा जी जो हैं वो इंडिया में भी काफ़ी बिजी सरफराज साहब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अभी टॉस होने वाला है? सबसे पहले बात वही कर लेते हैं, फिर दोहरा लेते हैं ज़रा याद दहानी के लिए। और अगर ख़ुद को रिवैम्प करना हो, अपनी जहद जो है उसको बढ़ाना हो, तो टॉस फैक्टर किस हद तक अहम है? क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले? सरफराज साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मेन चीज़ है टॉस। टॉस को जीतना भी ज़रूरी इसलिए है कि फिर आपकी चॉइस होती है कि बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। और अब पिच को भी देखना होगा कि पिच में जो जे शाह साहब की इंस्ट्रक्शन क्या है, क्यूरेटर को दी गई हैं, टर्निंग पिच बनानी है या क्या। और ये वाजह है कि पिच ऐसी बनाएंगे जो इंडिया को सूट करेगी। तो उसमें तो थोड़ा सा ब्रेक अगर वो रखेंगे तो पाकिस्तान के पास तो स्पिनर है ही नहीं, एक ही है। सर आपने वो फिर बात वो आईसीसी की है। सर ये क्या चल रहा है वैसे? आप क्या देखते हैं? कभी लोगों से नाम गायब हो जाना और फिर एक मैच में तराना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का चलने की बजाय भारत का चल जाना, जिस पे पीसीबी अब एहतजाज कर रहा है कि आईसीसी वजाहत दे इसकी क्यों किया गया ऐसा। एक तराना ही तो चलाना होता है और क्या करना है। अब ये पिचों के मामले के ऊपर ये आईसीसी क्यों इतना जो है वो डोमिनेंट हो रहा है यहाँ पर? नहीं, आप देख लें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच टर्निंग पिच बना दी, और उसी जगह कराची में दूसरा मैच देखें साउथ अफ्रीका और ये अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर हैं तो उनको डोमिनेट करने के लिए फिर ग्रीन सी पिच बन गई। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान के मैच के ऊपर न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रीन पिच बनती तो मामला मुख्तलिफ होता। तो अब ये देखना है यहाँ पे जो यहाँ तो वैसे मैदान चेटिल नजर आ रहा था, अब देखते हैं पिच कैसी बनी हुई है, टर्न होती है, क्या होता है। तो ये तो इंडिया अपनी फेवर के लिए हर काम करेगा। और यहाँ लेकिन तक कि क्या अब इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होता सरफराज साहब, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो ये तो बड़ी हेजेमनी है ना कि एक डोमिनेंट फोर्स है ऊपर से और वो जो चाह रही है वो हो रहा है। क्या इसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे क्रॉस चेक किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके कुछ चीज़ों को? नहीं, देखें इसीलिए तो आईसीसी ने टेक ओवर किया हुआ है कि उनका कुरेटर होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुरेटर के ऊपर जो है वो इंडियन आदमी आगे बैठ गया, तो अब उसकी बात नहीं मानेगा तो कुरेटर को भी कॉर्नर कर देते हैं फिर। तो ये शाह साहब तो वैसे ही अपना खतरनाक किस्म के इसलिए आदमी है कि वो दिल में रखते हैं कि इससे मैंने इशारा किया था ये करने के लिए, तो नहीं किया तो उसको फिर वो सजा भी देते हैं। तो ये मैं कहूँगा आप पाकिस्तान के साथ वादा करके तो उसके बाद वादा खिलाफी होगी कि पाकिस्तान इंडिया खेलने गया है और वादा किया कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, तो लास्ट मिनट पे आपने देखें क्या कर दिया कि उन्होंने कहा ये हमने पाकिस्तान जाने नहीं है, हमारे सारे मैच आउट ऑफ पाकिस्तान रखें। तो ये एक अच्छा भला मामला होना था। लेकिन सर आप ये तो देखें, हम पहले ये डिस्कस नहीं कर चुके, बहुत सारे सवालात थे इसलिए इस पे ज़्यादा बात नहीं हो सकी। लेकिन ये देखें कि कल पराई टीमों का मैच है और हाउसफुल है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, और इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है वहाँ पे भी हाउसफुल दिखाई दे, और वो भी टीम जो है इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, जिनसे कोई शगफ ही ना हो, हालांकि हमारी टीम भी हारी हो, मोराल भी हमारे डाउन हो, लेकिन फिर हम दूसरों को वेलकम करने के लिए बात है कि हम मौजूद। क्रिकेट लवर्स हैं ना, हम क्रिकेट लवर्स हैं, ये इंडिया नहीं समझता बात। और आप देखें कल की पिच देखें, दोनों टीमों के लिए अच्छी पिच थी बैटिंग के लिए। स्कोर कितना बड़ा बड़ा स्कोर हुआ है। नज़ीर, पाकिस्तान टॉस जीत चुका है, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है और बॉलिंग की दावत दी है जो इंडिया को, और इंडिया के कप्तान का भी यही कहना था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का फैसला किया। हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं इंडिया से चंद्रशेखर लुथरा जी। चंद्रशेखर लुथरा जी, फिर से आपको वेलकम करते हैं। जो अभी की सूरत हाल है उसके मुताबिक चंद्रशेखर जी, मेरे ख्याल से आपने फिर कपड़े चेंज कर लिए। मेरे ख्याल से कपड़ों के मामले में बड़े रंगीन मिजाज पाए गए आप।
मुझे वो याद आता है, मेरा एक जानी है, उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, विद इन मिनट्स उसके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, लेकिन वो इतना भी तेज आप जैसा नहीं है कि जितनी आप तेजी से कपड़े बदल रहे हैं। क्लोथ स्विंग्स हो रहे हैं। जोक्स अपार्ट, आपने पहले बात की थी कि 55-45 यानी 55 का एज जो है वो इंडिया को है और 45% जो है वो पाकिस्तान के लिए, लेकिन टॉस फैसला करेगा। अब टॉस के बाद आप समझते हैं कि एवन है? देखिए बिल्कुल, वो जो एडवांटेज थी एक्स्ट्रा 5% की इंडिया को, वो तो ऑब्वियसली अब आपकी वो निगेट हो गई है। लेकिन अगेन अब तो रिजवान को बैटिंग करनी है, अब बाबर आजम को बैटिंग करनी है, इन सबको इंजमाम जितने भी लोग हैं उलहक को, इनको अब बैटिंग करनी पड़ेगी। देखिए रन तो आपको लगाना है ना, रनों की कोई आप उस बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे। और बाकी रोहित कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली फर्क नहीं पड़ता, 11वां टॉस लगातार आ रहे हैं, अब तो आदत बन गई है इनकी, तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो बाकी लोगों को जो देख रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम में, उनको फर्क पड़ता है। तो ये तो खैर वो चीज है। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, इंडिया सेम टीम के साथ गया है, जिसका मतलब कि जो मैं दो चेंजेस, खासकर एक चेंज देख रहा था, हर्षित राणा की जगह अर्शदीप, जो मुझे लगता है कि बेटर बॉलर हो सकते हैं। और हर्षित राणा की फील्डिंग बहुत खराब रही थी लास्ट टाइम में, 2 चौके तो उन्होंने इंडिया गेट बना करके टांगों के नीचे से दिए थे, तो वो एक प्रॉब्लम नजर आ रही थी। और दूसरा, मुझे चांसेस तो नहीं थे क्योंकि हमारे पास जो अक्षर पटेल है वो उसी स्टेट से आते हैं जैसे जयशाह जी आपके जो फेवरेट हैं वो आते हैं, तो वो एक अलग पर्ची प्लेयर है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि आप वेरिएशन डाल सकते हो। वरुण चक्रवर्ती को ले गए हो और उसको मिस्ट्री बॉलर बोलते हो, जो मेरे लिए तो मिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर बोलते हो तो उसको खिलाइए। राइट आर्म ऑफ स्पिनर होता, वरना लेफ्ट आर्म जो आपके स्पिनर है, दोनों के दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर सेम तरह के हैं, जडेजा भी और अक्षर भी, और जो तीसरे चाइना वन बॉलर है वो भी लेफ्ट आर्म है। तो आपके एक वेरिएशन थोड़ी कम है, इंडिया में वो वेरिएशन आ सकते हैं। एनीवे दे हैव गॉन विद द विनिंग कॉम्बिनेशन। आई होप इंडिया जीतना चाहिए, इंडिया एक अच्छा खेल खेले। बाकी अगेन मैं तो ये चाहता हूँ क्रिकेट लास्ट ओवर तक खेला जाए, जो भी अच्छा खेले वो अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो सरफराज साहब, ज़ाहिर है बैटिंग करनी है पाकिस्तान को इस पिच के ऊपर, पिच रिपोर्ट के ऊपर भी अपना तजिया दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करेगी? बैटिंग करने जाना है, लेकिन इमामुल हक के बारे में ज़रा बात करना चाह रही हूँ। इमामुल हक कितनी सूटेबल रिप्लेसमेंट रहे फ़खर जमान के हिसाब से? क्योंकि अगर इमामुल हक को देखा जाए तो उन्होंने एक साल में एक भी ODI नहीं खेला है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो 5 ODIs खेले इंडिया के खिलाफ लास्ट 5, उसमें सिर्फ 36 रन उन्होंने बनाया। आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग हो सकता है इमामुल हक के लिए? ये देखें पाकिस्तान की जो बैड लक हुई है, साइम अयूब पहले अनफिट हुआ है, उसके बाद फखर अनफिट हुआ है। दोनों बार प्लेयर तेज खेलने वाले थे और साइम ने तो 2 लगातार सेंचुरी भी अपना साउथ अफ्रीका में की हैं। ही वाज इन गुड फॉर्म। उसकी जगह इमाम को लेके आए हैं, जो आपने भी बताया कि ODI साल से खेला ही नहीं, तो ही विल बी अंडर प्रेशर। और वो इतना फ्रीली तो मेरा नहीं ख्याल ही विल लुक के मैं स्कोर करूं और स्लो खेल के जैसे भी करेगा। लेकिन जैसे शर्मा साहब ने कहा है कि पिच इज ऑन ए स्लोवर साइड, इसका मतलब है टर्न होगा और गेंद थोड़ा रुक के आएगा। यहाँ फिर बैट्समैनों को ग्राफ्ट करना पड़ेगा, ज्यादा सिंगल और टूज के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें पाकिस्तान को अब नोट करनी पड़ेगी बैट्समैनों को। और लाइन और लेंथ अगर इंडिया के बॉलर ने रखी तो इतना, जैसे आपने देखा 35 पे 5 आउट हो गए थे साउथ ये बांग्लादेश जी। तो इस तरह का मैं कहूँगा कि पाकिस्तान शुड प्ले अकॉर्डिंग टू द पिच, और जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि हमने छक्के या चौके लगाने हैं। कामयाब सरफराज साहब, चंद्रशेखर लुथरा जी, आपकी तरफ वापस आऊंगा। क्या समझते हैं कि अब जो बात हो रही थी इमाम को बतौर रिप्लेसमेंट के तौर पे फ़खर जमान, अब फ़खर जमान को आप इंडिया के खिलाफ देखें और इमाम का पुराना रिकॉर्ड देखें, क्या हमने बेहतर चॉइस किया या फिर हमारे पास ऑप्शन कोई और दिखाई देता था आपको? देखिए मैं नहीं जानता कितनी बेंच स्ट्रेंथ आपके पास है। आपके पास अगर ऑप्शन थी तो जाना चाहिए था, अगर नहीं है तो इसका मैं तो यही मान के चलूंगा कि यही आप इमाम को अपनी नजर में रख के आप समझ रहे हैं कि हमें किसी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए था अगर है थी। देखिए इनका जो आपने रिकॉर्ड बताया, रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा, हाँ जी शेखर साहब, तीसरा वो ओपनर लेके गया मैं उस्मान खान,
ही वॉज द थर्ड Okay. ओपनर, लेकिन वो वहां बैठा हुआ है, उसकी जगह एक और को बुला लिया। ये डिजास्टर के ऊपर डिजास्टर कर रहे हैं। अच्छा, यानी आपको देखिए, लगता है उस्मान क्रिकेट को बहुत यूटिलाइज सिंपल। करना चाहिए। जी 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 देखिए, शेखर साहब। किसी को भी खिलाइए, आप एक चीज समझिए, अब आप टॉस जीत गए, वो जो एक्स्ट्रा एडवांटेज इंडिया के मैं बार बार कह रहा था उसको निगेट किया है, लेकिन फाइनली इस 50 ओवर में आपको खेलना है और आप कितना स्कोर लगा पाएंगे उस पर बॉलर साहब बॉल करेंगे। अगर आपकी बैटिंग में, और बहुत सिंपल है, अगर आपने 6 रन के हिसाब से बनाया जो कि आजकल बिल्कुल पीनट्स लगते हैं, अगर आप आजकल का क्रिकेट T20 के बाद देखें जिस तरह का ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो 6 रन पर ओवर तो कुछ भी नहीं लेते, उसका ना आप 300 लगा सकते हैं। और लेकिन 300 क्योंकि मुझे नहीं लगता इस विकेट पे लगेगा, आपको 5 5.5 के हिसाब से रन लगाने हैं, 5.5 के हिसाब से लगाए आप 250 से ऊपर चले जाओगे। और वही रन जो गावस्कर भी कह रहे थे, जो सभी को लग रहा है, और जिस तरह से ब्रीज फैक्टर भी शाम को थोड़ा होता है, कई लोग कह रहे हैं कि दुबई में आज का ब्रीज फैक्टर है, वो ड्यू तो नहीं पड़ रही है, उसके हिसाब से 270-75 तो यहाँ पर विनिंग स्कोर भी हो सकता है, एक डिफेंडेबल टोटल हो सकता है। तो देखिए, खेलना इन्हीं को, इमाम खेले, बाबर खेले, किसी भी तरह खेले, आपको रोटेट करनी है स्ट्राइक, और इन बिटवीन कोई भी जो होता है, जब भी खासकर 10 से 40 ओवर के बीच में जब ठहरता है, थोड़ा ठहराव आता है, हमारे स्पिनर्स आएंगे, उस टाइम पे ओकेजनल बाउंड्रीज, ओकेजनल सिक्सर्स और बाकी सिंगल्स पे चलाइए। गेम तो ये है, देखिए क्रिकेट बहुत सिंपल है, उसको इम्प्लीमेंट करना सबसे मुश्किल काम है। सरफराज साहब, आपको क्या लगता है, बैटिंग करने आ चुके हैं, पहली 2 गेंदें भी डल चुकी हैं, इस वक्त पाकिस्तानी टीम आज के दिन किस बैटर पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार कर सकती है? आपको क्या लगता है, किससे आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये तो करेगा आज स्कोर? नहीं, देखें, पीछे ऐसी बनाई गई है जहां बैटर ने क्या करना है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस पिच के ऊपर, जैसा ये अभी तो हमने देखा नहीं मैच, आपने देखा 2 गेंद भी हुए हैं, जी जी, तो उसके बाद ये इंडिया की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ है। स्पिनर हैं, हर टाइप के बॉलर हैं, उनको अकॉर्डिंग टू पिच वो इस्तेमाल भी करेंगे, और उनके बॉलर्स को ये भी पता है कि कैसे बॉलिंग करनी है। पाकिस्तान के बॉलर को, अब आपने कहा कि आकब जवेद ने स्ट्रेटजी बनाई होगी, अब ये इतने एक्सपीरियंस बॉलर हो चुके हैं कि अब इनका तो अंदर जाके बाजू नहीं, आकब ने कहा कि यहाँ गेंद इस तरह का करो, तो ये तो बॉलर को खुद भी समझ होनी चाहिए कि बैट्समैन को रीड करे, और इन्होंने देखा होगा कि बैट्समैन फ्रंट फुट भी अच्छा है, बैक फुट भी अच्छा है, किस लाइन पे खेल रहा है, मूवमेंट क्या है ऑफ द पिच, गेंद स्लो आता है तो वहाँ लाइन और लेंथ को मेंटेन कर लें। ये तो बॉलर को खुद ही इतनी समझ होनी चाहिए। दे हैव प्लेड लॉन्ग एनफ क्रिकेट नाउ। लेकिन आपने सरफराज साहब नुक्ता अच्छा उठाया है, लेकिन प्रेशर की बात हम पहले कर रहे थे तो बहुत सारे लोग कहते थे प्रेशर नहीं होगा। चंद्रशेखर जी, आप ये देखिए कि 3 गेंदें करवाई गई, 3 नहीं, टोटल जो गेंदें करवाई गई हैं वो करवाई गई हैं 5, लेकिन 5 में आप ये देखें कि 2 डॉट बॉल गई हैं, 3 वाइड्स हो गई हैं। अब ये प्रेशर इब्तदाई तौर पे मोहम्मद शामी साहब ले रहे। देखिए, यही तो मजा है ना, इंडिया और पाकिस्तान का मजा क्या है, ये तो अभी दुबई में हो रहा है, प्रेशर ले रहे हो सर, ये फिर हल्के हल्के मजे आप हमें करवाते रहे बैटिंग में। मैंने कहा ना, यही मैच अगर अभी लाहौर में हो रहा था तो देखिए और मजा आ रहा होता। ये जो मजा है ना इंडिया पाकिस्तान, सर मैं चंद्रशेखर जी, वो ना पहले हम बात कर रहे थे कि कल आपने क्राउड देखा कजाफी स्टेडियम के अंदर कितना क्राउड था। हालांकि हमारी टीम भी नहीं, हम पहला मैच हारे हुए भी, लेकिन फिर भी जैम पैक था, उधर सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई हुई है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, और स्टेडियम भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। पहले कराची बहुत इंप्रेसिव लगा, लाहौर बड़ा अच्छा, आउटफील्ड बहुत ही कमाल की फास्ट आउटफील्ड थी। देखिए, काम तो हुआ, हर एक चीज हुआ, ठीक है, कंट्रोवर्सीज भी रहती है, नहीं बन पाएगा, यहाँ तो हमारा मीडिया में तो यही चल रहा था ना, नहीं बन पाएगा, तो हंसी यही आती थी कि अपना गिरेबान देखिए ना, हम कॉमनवेल्थ गेम्स में तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बना रहे थे, क्या गलत है, जब डिलीवर कर दिया दैट इज आवर जॉब ना। तो डिलीवरी पाकिस्तान ने भी की, और बात अब क्रिकेट की है, जो अगर पाकिस्तान के लिए कितने 27-29 साल के बाद आप एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये देखना पड़ेगा कि अगर आप 4 दिन के अंदर क्रिकेट से बाहर हो गए तो ये टूर्नामेंट वहीं धराशायी हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का आज मस्ट विन है, और इंडिया के लिए भी मस्ट विन है, क्योंकि अगला हमारा न्यूजीलैंड से है, तो इससे अच्छा टाकरा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई एम श्योर
22 के 22 प्लेयर और राधा जो बाहर बैठे हुए 15 दूने 30 लोग ये इस प्रेशर को फील भी कर रहे होंगे और अपने आप में अंदर मोटिवेट भी हो रहे होंगे कि आज मुझे स्टार बनना है, और जो आज रन करेगा, जो आज विकेट लेगा, ऑब्वियसली जो नया, खासकर नया बच्चा, वो तो स्टार है आने वाले दिनों में। सही बात है। सरफराज साहब, आप भी लगता है मैच देख रहे हैं मेरी तरह, सरफराज साहब का भी ना गर्दन इस तरफ हुई हुई है ये बताएं कि मैच हम देख रहे हैं वाइड, जी जी जी, देखिए वाइड जो बॉल हुई है अभी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रेशर दैट इंडिया इज फेसिंग राइट नाउ? ये तो बहुत एविडेंट है, और फिर अब हमें भी किस तरीके से संभल के खेलना है, जरा बताएं पिच कैसी लग रही है आपको? मैं तो कहता हूँ मुझे चौथी एक और वाइड आई है कप्तान जी, एक और वाइड आ गई। टॉक अबाउट द प्रेशर। ये मेरा ख्याल है 1-2 ओवर में ऐसे चलेगा, उसके बाद गेम सेटल हो जाएगा, तो बैट्समैन बॉलर भी एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जो माशाल्लाह वो बढ़ती जा रही है। एक और वाइड आई, 5वीं वाइड आ गई। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? शेखर साहब, सरफराज साहब, हालांकि देखें पिच के ऊपर ना तो घास है। जी जी जी, नहीं, शमी एक रिदम बॉलर है, शमी का रिदम बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मैच में क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे हैं, 1-2 डोमेस्टिक मैचेस खेले थे और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी, तो रिदम उतना सेट नहीं था, लेकिन लास्ट मैच में इनका रिदम अच्छा दिख रहा था, और आज जिस तरह का रिदम अभी ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि 5 गेंदें वाइड करवा के छठी विद इन स्टंप दें और किल्ली उड़ा दें। देखिए शमी इज ए रिदम बॉलर, और शमी का अगर रिदम सेट होगा तभी ठीक होगा, क्योंकि हर्षित राधा वो ज्यादा शोल्डर यूज करते हैं, वो ज्यादा जो कहते हैं ना यंग भी है, ज्यादा कोशिश करते हैं पटके बॉल को बाकी सब करें, तो होपफुली शमी शुड सेटल डाउन। और व्हाट अदर ऑप्शंस आपको क्या लगता है आज की जो पिच है उसके हिसाब से, और इंडियन बॉलिंग लाइनअप में और किसके पास मौका है कि वो अच्छा खेल पेश करे, टफ टाइम दे सके पाकिस्तान को? देखिए, मेरे कुलदीप यादव को मैं हमेशा हाई रेट करता हूँ, फॉर द सिंपल रीजन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाइनामन बॉलर है, और उनकी वेरिएशंस अच्छी है, उनके जो फ्लिपर्स भी हैं वो अच्छी बॉल को निकालते हैं, तो उनको रीड करना अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट में हर एक के लिए आसान नहीं हुआ है। उनको रन भी पड़े, बाहर भी हुए टीम में, लेकिन मैक्सिमम वो मैच विनर रहे हैं आपके, और खासकर जो ब्रेक थ्रू देने की बात है मिडल ओवर्स में, वो अपना काम अच्छे से करते हैं। अब बाकी काम तो देखिए कप्तान का होता है, कब आपको यूज कर रहा है, कब आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। प्रॉब्लम मुझे सिर्फ वही है कि आप एक 50 ओवर गेम में, आप किसी भी T20 छोटा व्हाइट बॉल गेम में आप एक ही तरह के स्पिनर्स 2 लेफ्ट आर्म खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं जब 5 स्पिनर्स हैं? वो मुझे प्रॉब्लम दिखती है। बट अगेन वो दोनों प्लेयर बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, और अक्षर पटेल तो नंबर 3 से नंबर 8-9 तक कहीं पर भी बैटिंग के लिए उतर सकते हैं, वो वजह है शायद उसी लिए खिला रहे हैं। बट देखिए आगे आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा। ठीक है। और सरफराज साहब, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर पावर प्ले की भी हम बात कर रहे थे, हमने इससे पिछले मैच में भी देखा था पावर प्ले में सिर्फ 22 रन पड़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा लो स्कोर था पावर प्ले के हिसाब से, तो आपको लगता है कि पावर प्ले में थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, एंड डू वी हैव द कैपेबिलिटी एज वेल? देखिए शुरू में तो मेरा ख्याल है कि 7 की एवरेज से जाना चाहिए, क्योंकि 2 फील्डर बाहर होते हैं आउट ऑफ दिस जो दायरा बना हुआ है, तो आपके पास बड़ा चांस है कि ओवर द टॉप खेलें, और बड़ा काफी गैप है आपके पास स्कोर तेज करने के। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि जैसे हमने देखा है 22 रन आप बता रहे हैं 10 ओवरों में, तो उसके बाद फिर रह क्या गया बाकी तो फिर उसके बाद 4-5 फील्डर आउट ऑफ द सर्कल चले जाते हैं, तो फिर तो इतना ओवर द टॉप खेलना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। कैच हो सकता है, आदमी आउट हो सकता है, तो शुरू में तेज खेलने की जरूरत जरूर मौजूद होती है, लेकिन फखर भी आपके पास नहीं है, साइम अयूब भी अनफिट है, जो तेज खेलने वाले प्लेयर हैं वो रिस्क लेते हैं ओवर द टॉप खेलने का, लेकिन इन दोनों में ये कैपेसिटी नहीं है कि ये रिस्क लें। और अच्छा, बाबर आजम ये आपने अच्छी बात की कि इनमें रिस्क नहीं है, लेकिन सर आगे का माहौल ऐसा बन जाए तो फिर क्या कर सकते हैं? चंद्रशेखर जी, अब राणा जी आए हैं, राणा जी भी वाइड दे रहे हैं, क्या करें? शमी जी तो वाइड दे गए, अब राणा जी भी उसी ट्रेंड पे चल रहे हैं। देखिए राणा मेरे लिए इस टीम में डिजर्व नहीं करते, फॉर द वेरी सिंपल रीजन, ये टेस्ट में डिजर्व करते हैं, क्योंकि ठीक है खासकर ऑस्ट्रेलिया में जब ले गए थे, बॉल को पटको, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो आप थोड़े बाउंसर्स मारते हैं, थोड़ा डराते धमकाते हैं।
इस क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ही इज नॉट मतलब कि मेरे तो फर्स्ट चॉइस में नहीं आते। हमारे पास और भी बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, बुमराह की जगह जो ले सकते हैं। और अर्शदीप, मैं बार बार कहता हूँ, ही इज ए वेरी गुड बॉलर। उसका लेफ्ट आर्म नेचुरल इन स्विंगर है, जो आपके अकरम साहब का भी था, जो हर एक लेफ्ट आर्म उसका होता है। उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस देते? क्या वजह है? वही बात होगी, रीजनलिज्म और ये सब कुछ चलता है। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस देना शायद ज्यादा बेटर है, एंड ही इज ए बेटर फील्डर देन हर्षित राणा। बस हाँ, एडवांटेज हर्षित राणा का फिर वही आ गया कि ही इज ऑल्सो ए गुड ऑलराउंडर। हर्षित राणा तो आपने तो एक तरह से कहते हैं ना 9 ऑलराउंडर खिला दिए हर्षित राणा, और उनमें से 9 में से 4 टिट्स एंड बिट्स स्पिनर्स और पेसर, और एक आउट एंड आउट पेसर जो कि शमी है। तो इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं, जो T20 में ज्यादा दिखता था, लेकिन अब वनडे में भी आपका शायद स्ट्रेटेजी यही लग रही है मुझे। तो सरफराज साहब, आपको क्या लगता है इस तरह की स्ट्रैटेजी सूट करती है, काम करती है ओडीआई में, अगर आप इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स पर इन्हिसार कर रहे हो? नहीं, देखें, अर्शदीप जो है ये मेरा ख्याल है काफी मैच खेलता रहा है। इसको एकदम बाहर निकाल देना तो मैं हैरान कुन बात है, क्योंकि ये डाइंग वक्त भी आके आखिरी ओवरों में अच्छी बॉलिंग करता रहा है और काफी इकोनॉमिकल रहा है। तो अचानक इसको मैं हैरान हूँ कि दूसरे प्लेयर को फौकियत दी गई। हालांकि एक्सपीरियंस और काफी देर से लगातार एज ए मेन बॉलर भी खेलता रहा है इंडिया की तरफ से। बट एनीवे, इंडिया की अपनी चॉइस है कि क्या करना है, तो लेट्स सी। लेकिन बात ये है कि आई होप कि पाकिस्तान विन द मैच और ये कंटेंशन में रहें, वरना तो फिर ये जैसे शेखर साहब ने कहा कि मजा ही खत्म हो जाएगा पाकिस्तान के लिए भी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान अगर ये जीतता है तो। अच्छा सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि सेट होने में कितना टाइम लगेगा? यानी अगर देखा जाए 7 गेंदों का सामना किया बाबर आजम ने, 2 स्कोर किए। 6 गेंदों का सामना इमामुल हक ने किया, उन्होंने भी 2 स्कोर किए। 4 स्कोर हमारे प्लेयर्स ने किए 12 गेंदों का सामना करके। लेकिन मजमूई तौर पे हमारे रन्स जो हैं वो 10 हैं, क्योंकि हमें 6 वाइड की सूरत में मिले हैं। तो पावर प्ले का इस्तेमाल किस हद तक पिछले मैच से मुख्तलिफ करना चाहिए, या फिर अगर हमें एक्स्ट्रास मिल रहे हैं तो हमें मजीद मेहनत नहीं करनी चाहिए, या नहीं हिलना जुलना चाहिए जब तक एक्स्ट्रास मिलते हैं? 100 बिस्मिल्लाह। नहीं, देखें, रन तो तेज करने पड़ेंगे, वरना तो आप देखें आपका स्कोर ही 250 से कम ही ना रहे कहीं। ये ऐसे अगर स्लो खेलते रहे तो वो तो फिर ऐसी बात नहीं है। उसमें फिर ये एक तो होगा कि आपके अपने बॉलर अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि बड़ा कम स्कोर हुआ है, तो उनकी फिर लाइन और लेंथ भी आप देखें पिछले मैचों में अच्छी नहीं रही फास्ट बॉलरों की। और फास्ट बॉलर के अलावा तो आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं। खुशदिल है, वो ऐसे मीडियोकर सा बॉलर थोड़ा सा आके ऑफ स्टंप के बाहर करता है, ना उसके पास कोई लाइन और लेंथ है ना कुछ है। उसके बाद फिर आपका जो बैट्समैन है ये आगा, ये बॉलिंग कर लेता है, थोड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन इसको इन्होंने डेवलप ही नहीं किया। पिछले मैच में इसने 3 ओवर किए हैं, 15 रन दिए हैं 5 की एवरेज से। तो जहां पे दूसरे बॉलरों ने इतनी मार खाई है 10 की एवरेज से, तो मैं ये हैरान हूँ कि जो कैप्टन ने ये गलतियाँ की हैं, ये गलतियाँ दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। और उसके बाद ये जो अबरार है, इसके गेंद में थोड़ी पेस ज़्यादा होनी चाहिए। ये बिल्कुल स्लो ऑफ द विकेट इसका गेंद निकलता है, जो बैट्समैन के लिए बड़ा वक्त मिलता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो ये, और उसके बाद ये टर्न भी कराता है ऑफ स्टंप के बाद। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर जो राइट आर्म लेग स्पिनर है इन पिचों पे बड़ा इफेक्टिव होता है। लेकिन ये हमने देखने में आया कि पाकिस्तान की एक तो स्पिन है ही नहीं, ना होने के बराबर ही है। और तेज बॉलर भी जो हैं उनके पास ना जो यॉर्कर करते हैं, ना वो बैट्समैन को रीड करके एडजस्ट करते हैं कि बैट्समैन किधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी फील्ड प्लेसिंग दूसरी तरफ करके उसको कंटेन करें। अगर विकेटें नहीं भी मिल रही, कंटेन तो आप कर सकते हैं ना, विकेट टू विकेट बॉल करके, फील्डिंग तो अपनी प्रॉपर करके। देखिए आज की पिच कंडीशन देखिए, अभी भी हम देख रहे हैं खेलते हुए इंडिया को, उनका अटैक देख रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान का जो पेस अटैक जिसको आकिब जावेद ने भी कहा कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि इस पिच पे हमें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी, या फिर दिस पिच डजंट सूट पेसर्स? नहीं, ये देखें ना, अब तो पीछे जो पहला यूज हो रहा है, थोड़ा सा गेंद
रुक के थोड़ा जरूर आएगा, क्योंकि पीछे अभी नई पिच है, मॉइस्चर है, और उसके बाद जैसे धूप लगती जाएगी पिच सूखती जाएगी और इम्प्रूव कर जाएगी बैट्समैनों के लिए, और फिर गेंद जो थोड़ा सा रुक के आता है वो फिर अपना तेजी से आएगा। और जैसे फिर इसके ऊपर कहते हैं ना, शेखर साहब ने कहा कि और ड्यू का कॉन्सेप्ट है ही नहीं अभी, क्योंकि मौसम ठंडा है उधर, तो अगर थोड़ी सी ड्यू पड़ भी गई, बादल ना हुए तो पड़ेगी ड्यू, समुद्र का किनारा भी है ना, तो उसके मैं कहूँगा कि ड्यू पड़ने से तो गेंद जो है थोड़ा तेज आएगा, बैट्समैन को फायदा होगा, और बॉलर के लिए नुकसान ये है कि ड्यू में गेंद वेट हो जाएगा, उसके बाद जो सीम है वो सॉफ्ट हो जाएगी, ऑफ द विकेट जो गेंद बाउंस ज़्यादा मिलना चाहिए वो थोड़ा लो रहेगा, बैट्समैन को वो भी फायदा होगा, और स्विंग करने में मुश्किलात पड़ सकती हैं। जी अच्छा चंद्रशेखर जी, क्या समझते हैं ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान कहाँ तक लगाए? क्या आप समझते हैं कि वो सूटेबल है और वो बकिया टीम के मोराल को बुलंद करने के लिए काफ़ी है? क्योंकि दूसरा ओवर जो मोहम्मद शामी ने किया है, उन्होंने मजमूई तौर पे उसमें 4 रन्स दिए हैं, और जो अभी तक की सिचुएशन है, पहले ओवर करवा के उन्होंने ओवरकम किया अपनी उस बैड जो कारकर्दगी थी उनकी। तो ओपनिंग पार्टनरशिप किस हद तक सूट करती है कि ये वाला फिगर हो तो बकिया टीम के लिए हौसला अफजा हो? देखिए, पावर प्ले में बहुत सिंपल है, आपको 10 ओवर में या तो आपके 70-80 रन के बीच में हो और कोई विकेट ना हो, वो एक कॉन्फिडेंस देता है, या फिर आपके पास 130, 40, 120 लगे हों और एक आधा विकेट भी चला जाए, यही कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपके जो ओपनर्स हैं उनको बिल्कुल एक तो अपने लिए रन बनाना है, बाबर आजम एक्सपीरियंस्ड है, उनको खड़े होना है, शीट एंकर का रोल प्ले करना है, इमाम उल हक को दिखाना है कि मेरा पिछला रिकॉर्ड छोड़िए, मैं नया देखिए जो प्रेशर में मैं कितना अच्छा खेलता हूँ, अपनी जगह सीमेंटेड करनी है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये देखिए अभी तक जो 2-3 ओवर्स हुए हैं, अगर आपने देखा हो, बाउंस अच्छा है, बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है, स्ट्रोक प्लेइंग आसान नहीं है, तो इसलिए आपको विकेट भी बचानी है, लेकिन बाउंस अच्छा है, जो कि बॉल कैरी कर रहा है पूरा विकेट कीपर तक, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यहाँ पर बॉल चल रहा है, थोड़ा सा मैं अगर शॉर्ट ऑफ लेंथ रखकर थोड़ा बॉल को हिलाने की कोशिश करता हूँ तो बॉल कुछ करतब कर सकती है। तो ये कॉन्फिडेंस दोनों टीमों को, जो बाहर बैठे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है, जो अंदर खेल रहे हैं उनको भी, आने वाले बॉलर्स को, कि हाँ हमारा निप निकलेगा थोड़ा स्पिनर्स का भी, कि बॉल कैरी कर रही है। मिडिल ऑर्डर की भी बात करते हैं सरफराज साहब। मिडिल ऑर्डर हमने देखा अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें पहले नज़र आया है, क्योंकि पहले तो क्रिटिसिज्म ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर पर ही होता था कि वो चल नहीं रहा, लेकिन अब पिछले कुछ मैचेस में चल ही वो रहा है। सलमान अली आगा को हमने देखा, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, फिर रिजवान ने, उसके अलावा खुशदिल शाह भी कुछ उभरते हुए नज़र आए हमें। तो कैन वी रिलाई ऑन मिडिल ऑर्डर इस मैच में? नहीं, मिडिल ऑर्डर आपका ये 3 जो मैंने कहा है, एक तो नंबर 4 पे जो रिजवान है और आगा है, उसके बाद तोयब है, ये इनके ऊपर ही बैंक कर सकते हैं। बाकी खुशदिल का तो ऐसे फ्लूक चला है, वो तो ऐसे मारदार कर रहा था, मारदार कर रहा था वो, और न्यूजीलैंड को एक खुशाइंद बात ये है कप्तान जी कि पहली बाउंड्री लगी है, वेरी नाइस, खुशी मिली है इस बात की कि बाउंड्री पहली बाबर आजम की तरफ से लगी है। बाबर आजम थोड़ा सा खुले हैं, अब देखते हैं कि ये शाहीन कितना पर फैलाता है और कितनी उड़ान भरता है। जी कप्तान जी। लो जी, मुझे भी तो मैच देखने देना, मैं अपना बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं यासिर सरफराज साहब को। चले इसमें आप थोड़ा सा देख ले। ठीक है, चंद्रशेखर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।